हाय वीवर्स। आज मैं आप लोगों को इस पुस्तक के जितने भी रेखा चित्र हैं उसके बारे में, जो नेट का सिलेबस है, जेआरएफ का सिलेबस है, उस सिलेबस पर मैं चर्चा करूंगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि सारा कुछ शॉर्टकट में मिल जाए, मगर पगडंडियों का ज़माना है। पगडंडी से लोग चलकर बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, परंतु मुझे लगता है कि पगडंडी से चलकर शॉर्टकट से पूरी सफलता नहीं मिलती है, आधी अधूरी सफलता मिलती है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को चूँकि पढ़ना है तो वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी पुस्तक है। पुस्तक से आप लोग यदि पढ़ेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो माटी की मूर्ति श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की पुस्तक है। इसको हम लोग स्केच मीन्स रेखा चित्र, किसी के बारे में बताना, किसी का स्केच खींचना, किसी व्यक्ति के बारे में, उसके वो कोई भी हो सकता है। तो आजकल जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की एक विधा के रूप में है, तो इसमें मैं इसको माटी की मूर्तों को उसी में रखती हूँ। तो ये माटी की मूर्तें नहीं, ये सोने की मूर्तें हैं, ऐसा राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं, इसलिए कि इनके कारण इनका जीवन बना है। इनके कारण ये बचपन से इन्होंने इन लोगों को देखा है। जैसे पिछली बार मैंने रज़िया के बारे में बताया था, तो इन लोगों को देखकर उनके निर्माण जब होता है बच्चे का, तो बच्चे के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बचपन में उनके साथ यदि संघर्षशील लोग रहें तो बच्चा संघर्ष की आदत डाल लेता है। अगर बच्चे को आप किसी और उसमें रखना चाहते हैं, तो अगर आराम तलब लोगों के बीच में अगर बच्चा रहेगा तो वो कभी भी संघर्ष को समझ नहीं पाएगा, और वो देखने में भी उसको जीवन में लगेगा कि सब कुछ हलवा है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो माटी की मूर्तें मुझे लगता है कि जितनी भी मूर्तें हैं वो सोने की मूर्तें हैं, संघर्ष की मूर्तें हैं, और अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ने वाली, दुनिया की परवाह किए बिना लड़ने के लिए ये विधा इनमें जो माटी की मूर्तें हैं, जो रेखा चित्र हैं, उसके बारे में। तो आज मैं बताऊंगी कि बलदेव सिंह टॉपिक में है कि ज्योतिर्मय, प्रकाश पुंज, दीप्ति पूर्व, और एक व्यक्ति है जो पहलवान सरीका है, और उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है। माँ उसे लेकर नानी के यहाँ चली जाती है, और जब नानी के यहाँ से वह जब युवावस्था को प्राप्त होता है तो आ जाता है, अपने गांव आ जाता है। गांव आकर अपनी मकान के लिए, जो खंडहर में बदल गया है, उसके लिए कार्य करता है। परंतु वह एक दृढ़ व्यक्ति है, और दृढ़ व्यक्ति है, मददगार व्यक्ति है, और अपने प्राणों का भी वह उत्सर्ग कर देता है। कौन? बलदेव सिंह। अब दूसरे हैं जिसका उन्होंने रेखा चित्र खींचा है, वो है सरजू भैया। अब सरजू भैया पूरी कहानियाँ उनकी गांव के कुछ ऐसे चुनिंदा पात्र हैं जो उनके चरित्र निर्माण में, लेखक के राम वृक्ष बेनीपुरी की चरित्र निर्माण में कहीं ना कहीं सहयोग देते हैं और उनके हृदय में अमिट छाप छोड़ते हैं। तो दूसरे हैं सरजू भैया। गांव की कच्ची धूप में जिंदा दिल हैं, धन अधिक है उनके पास, पिता उनके अच्छे किसान हैं, परंतु वह ये रहता है कि दूसरों के काम से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। यद्यपि वह लेखक को कुछ पैसे भी देते हैं आवश्यकता पड़ने पे, परंतु वो आवश्यकता उनकी ख़त्म भी हो जाती है, परंतु वह संकोचवश अपना पैसा भी वह नहीं मांग सकते, और अंत में ऐसे सीधे साधे लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको नालिश की धमकी मिल जाती है सूदखोर महाजन की तरफ से। और उसकी 5 बेटियां थीं, उन्हें बेटे की चाह नहीं, परंतु बेटियों को वो बहुत प्रेम करते थे, परंतु
उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह आर्थिक रूप से विपन्न हो जाते हैं, संपन्न से विपन्न हो जाते हैं, उनके सधुआपन से ठगे जाते हैं वो, और अंत में वह अपनी उसी रूटीन को लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब उनकी दूसरी शादी की बात आती है तो वो हंसते हुए उसे टालने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा, रज़िया है, माटी की मूर्तों में बलदेव सिंह हैं, सरजू भैया हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी मंगर की। मंगर जो है वो भी उनका एक रेखा चित्र है और वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, परंतु वह एक कहना चाहिए कि सब लोग एक रोटी पे काम करते थे, वो 1.5 रोटी के काम करता था। उसके काम का स्टैंडर्ड बड़ा था। वह मालिक बाहर जाते हैं उससे मनाने के लिए, वो नाराज़ होकर चला आता है, पर वह गुस्से में नहीं जाता है। वह अपनी अस्मिता को पहचानता है और उसका बच्चा मर जाता है, बच्ची लूली पैदा होती है और दामाद उसका बेरुखा होता है, उसे छोड़ देता है, और परंतु फिर भी वह गरीबी को धता बताकर करुणा है इसमें, संघर्ष है, संघर्ष की तरंगे हैं। तो जब वो उसको अर्धांग मार जाता है, पैरालाइज हो जाता है वो, तो भी वह खड़े होने का प्रयास करता है और कहता है कि मैं बैठे बैठे ऊब जाता हूँ, मुझे खड़े होना है, जबकि वह खड़ा नहीं हो पा सकता। और मंगर को जब अर्धांग हो जाता है अर्थात पैरालिसिस में वह बीमार हो जाता है, फिर भी वह खड़े होने का प्रयत्न करता है। तो वीवर्स, आज मैंने आपको इन 3 रामवृक्ष बेनीपुरी की इन 3 बातों को या 3 चरित्रों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर पाई। वीडियो बहुत बड़ी नहीं बन सकती है, इसलिए मैं आज केवल 3 ही पात्रों को ले रही। रज़िया मैंने पहले ले लिया था, फिर बलदेव सिंह, सरजू भैया और मंगर। अब आगे की जो वीडियो होगी वो 3 रेखा चित्रों पर आधारित होगी। इस तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पुस्तक पढ़नी चाहिए। केवल शॉर्टकट से आपको अपनी जो यात्रा है वो यात्रा नहीं कहलाती है। पगडंडियों से चलकर, हरिशंकर परसाई कहते हैं कि पगडंडियों का ज़माना चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि पगडंडी के ज़माने से आप निकलकर आप पूरे ज्ञान को प्राप्त करके यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा जो काम है वो सफल हुआ। तो आप को ये माटी की मूर्तों में जो मैंने रेखा चित्र के बारे में चर्चा की, वो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट्स शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा व्यूवर्स, और कमेंट्स में लिखिए कि आप लोगों को और